अगले चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है मेरे बचपन के दिन। और जिस पाठ की लेखिका हैं प्रसिद्ध लेखिका, जिन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है, महादेवी वर्मा। और महादेवी वर्मा अपने आप में बहुत विदुषी महिला रही हैं। तो जब वो पढ़ती थीं अपने छात्रावास में, हॉस्टल में, अपने कॉलेज में, तो वहाँ की स्मृतियाँ उन्होंने इस चैप्टर में ताज़ा की हैं। और वहाँ पे दिखाया है कि वहाँ के अनुभव उनके कैसे रहे। और उसी समय पर गांधी जी का सत्याग्रह भी चल रहा था, तो स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी क्या भूमिका रही थी। तो आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। स्मृतियाँ मतलब यादें। विचित्र सा आकर्षण होता है, उसके प्रति हमारा खास लगाव होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा। परिस्थितियाँ बहुत बदल जाती हैं। अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। मतलब कहने का ये था कि लेखिका जो थी वो अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद में उत्पन्न हुई थी। उसका कारण था कि जो उस समय के जो विचार हुआ करते थे, लोगों के बड़े घिसे पिटे किस्म के विचार हुआ करते थे। वो लड़कियों का पैदा होना बड़ा अशुभ मानते थे। तो या तो पैदा होती नहीं थी, और जो लड़की होती थी पैदा, तो उसको कोख में ही मतलब मार दिया जाता था पहले ही। तो बहुत समय बाद लेखिका पैदा हुई। अब फिर हुआ क्या, मेरे परिवार में प्राय 200 वर्ष बाद, देखो यहाँ पे लिखा है इन्होंने, 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं। सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परमधाम मतलब मार देते थे, परमधाम भेज देते थे। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। हमारी कुल देवी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई, और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। मतलब उनके जो बाबा थे वो फारसी और उर्दू जानते थे। पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी। हिंदी का कोई माहौल या वातावरण वहाँ पर नहीं था। मेरी माता जबलपुर से आई थी, तब वे अपने साथ हिंदी लाईं। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थीं। पहल उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। पंचतंत्र एक बुक का नाम है जिसमें कहानियाँ हुआ करती थीं। बाबा कहते थे इसको हम विदुषी बनाएंगे। विदुषी मतलब विद्वान का स्त्रीलिंग है विदुषी। जैसे कि पुरुषों में विद्वान लोग होते हैं ना, ऐसे ही महिलाओं में विदुषी हुआ करती हैं। तो बाबा कहते थे कि हम इसको विदुषी बनाएंगे। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा, इसलिए पंचतंत्र भी मैंने पढ़ा, संस्कृत भी पढ़ी। ये अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूं, लेकिन वह मेरे बस की नहीं थी। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन में चारपाई के नीचे जा छिपी। जब वो मौलवी साहब उनको उर्दू और फारसी को सिखाना आए होंगे, तो लेखिका छिप गई वहाँ पर। तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने। माँ थोड़ी संस्कृत जानती थीं। गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। पूजा पाठ के समय मैं भी उनके साथ में तो बैठ जाया करती थी और संस्कृत सुनती थी। उसके बाद उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया मुझको। मिशन स्कूल का वातावरण दूसरा था, प्रार्थना दूसरी थी। मेरा मन नहीं लगा, वहाँ जाना बंद कर दिया। जाने में रोने धोने लगी। तब उन्होंने मुझको क्राफ्ट्सवे गर्ल्स कॉलेज में भेजा, जहाँ मैं 5वें दर्जे में मतलब 5वीं क्लास में 5th क्लास में 5वें दर्जे में भर्ती हुई। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा लगा। उस समय हिंदू लड़कियाँ भी थीं, ईसाई लड़कियाँ भी थीं। हम लोगों का एक ही मेस था। मेस मतलब रसोई, जहाँ पर खाना बनता है। उस मेस में प्याज तक नहीं बनता था। वहाँ छात्रावास के हर एक कमरे में हम 4 छात्राएं रहती थीं। उनमें पहली साथिन मतलब क्लासमेट जो उनमें रहते हैं साथ में, सुभद्रा कुमारी मिली। सुभद्रा कुमारी जो सुभद्रा कुमारी चौहान के नाम से जिनको जानते हैं, जो प्रसिद्ध लेखिका रही हैं। 7वें दर्जे में वे मुझसे
2 साल सीनियर थीं, 7वें दर्जे में, तो 7वीं क्लास में, मतलब 7th में वे कविताएं लिखती थीं। और मैं भी बचपन से तुक मिलाती थी आई थी। बचपन में माँ लिखती थीं, पद भी गाती थीं। किसके? मीरा के। मीरा के पद विशेष रूप से गाती थीं। सवेरे जागिए कृपा निधान, पंछी बन बोले, यही सुना जाता था। प्रभाती गाती थीं। प्रभाती क्या हुआ करती हैं? जो सवेरे सवेरे गाए जाने वाले गीत। प्रभात फेरी भी निकलती हैं। कुछ गांव ऐसे हैं हमारे अभी भारत में जहाँ पर प्रभात फेरियाँ निकलती हैं। मतलब सभी महिलाएं पुरुष कुछ उठकर और अपने संगीत मृदंग संगीत वाद्य यंत्रों के साथ में वो भजन गाते हुए निकलते हैं पूरे गांव में। उसको प्रभात फेरी, सुबह के गाए जाने वाला गीत उसको बोलते हैं। शाम को मीरा का कोई पद गाती थीं। सुन सुनकर मैंने भी ब्रजभाषा लिखना आरंभ किया। यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती हैं। खड़ी बोली जैसे कि हम खड़ी, मैं जो बात कर रहा हूँ ये खड़ी बोली है, इसको खड़ी बोली बोलते हैं। मैं भी वैसा ही लिखने लगी। लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थीं, प्रतिष्ठित हो चुकी थी, मतलब प्रसिद्ध हो चुकी थी। उनसे छिपा छिपा कर मैं लिखती थी। मैं एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो? तो मैंने डर के मारे कहा नहीं। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क की किताबों की तलाशी ली और बहुत सा, मतलब वहाँ से कविता निकल पड़ी। मतलब उसमें से, तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं ऐसे ही उन्होंने एक हाथ में कागज़ लिए और एक हाथ में मुझको पकड़ा। पूरे हॉस्टल में दिखाई कि ये कविता लिखती हैं। फिर हम दोनों की मित्रता हो गई। क्राथवेस्ट में एक पेड़ की डाल की नीची थी। उस डाल पर हम लोग बैठ जाते थे। जब और लड़कियां खेलती थीं तब हम लोग तुक मिलाते थे। उस समय एक पत्रिका निकलती थी, स्त्री दर्पण। स्त्री दर्पण जैसे कि मैगजीन होती है ना, उस समय वो निकला करती थी। इसके बारे में हम बाद में बता देंगे जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा, जब संपन्न हो जाएगा। उसी में भेज देते थे। अपनी तुकबंदी छप भी जाती थी। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे तो हम भी उनमें जाने लगे। हिंदी का उस समय का प्रचार प्रसार था। मैं सन 1917 में यहाँ आई थी। इसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया। जहाँ तहाँ हिंदी का प्रचार चलता था। कवि सम्मेलन होते थे और क्रास्थवेस्ट से मैडम हमको साथ लेकर जाती थीं। हम कविता सुनाते थे। कवि हरियोद जी अध्यक्ष होते थे। हरियोद का नाम आपने सुना होगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद। ये हिंदी के बहुत बड़े कवि रहे हैं। कवि श्रीधर पाठक होते थे, कवि रत्नाकर जी होते थे। ये सभी हिंदी कवियों के नाम हैं, लेखकों के नाम हैं। कभी कोई नहीं होता था। कब हमारा नाम पुकारा जाए बेचैनी से सुनते रहते थे। मुझको प्राय प्रथम पुरस्कार मिलता था। 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उसमें। एक बार की घटना याद आती है कि एक कविता पर मुझे चांदी का एक कटोरा मिला, बड़ा नक्काशीदार। नक्काशी मतलब जिस पर बहुत सूक्ष्म रूप से नक्काशी की गई हो, डिजाइन बनाया गया हो, सुंदर। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी। सुभद्रा प्राय नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। मैंने उनसे आकर कहा, देखो यह मिला है, मतलब ये कटोरा मिला है मुझे। सुभद्रा ने कहा, ठीक है, अब तुम मुझे एक दिन इसमें खीर बना के खिलाओ, मुझको इसी कटोरे में। मतलब अब क्या हुआ, उसी बीच आनंद भवन में बापू आए। हम लोग तब अपने जेब खर्च में से हमेशा एक एक या दो दो आने देश के लिए बचाते थे। जैसे अब रुपए चलते हैं, उस टाइम पर आने चलते थे। जब बापू आते थे तो वह पैसा उन्हें दे देते। तब अब उस दिन जब बापू के मैं पास गई तो अपना कटोरा भी लेती गई। मैंने निकालकर बापू को दिखाया। मैंने कहा, कविता सुनाने पर मुझको यह कटोरा मिला है। कहने लगे, अच्छा दिखा तो मुझको। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोले, तू देती है इसे, मतलब इस कटोरा की मुझको दोगी? अब मैं क्या कहती, क्योंकि गांधी जी मुझसे उस कटोरा को मांग रहे थे। क्या कहती? मैंने दे दिया और लौटाई। दुख यह हुआ कि कटोरा
लेकर कहते कि कविता क्या है। उन्होंने कविता के बारे में तो पूछा नहीं, कटोरा उन्होंने ले लिया। कटोरा का दुख नहीं था कि कटोरा चला गया, कोई बात नहीं, लेकिन कविता तो पूछते। पर कविता सुनाने के लिए उन्होंने नहीं कहा। लौटकर अब मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया। सुभद्रा जी ने कहा और जाओ दिखाओ, जैसे मजाक में कह देते हैं। फिर बोली देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी होगी, अब तुम चाहे पीतल की कटोरी में खिलाओ। अब आगे देखो आगे क्या कहता है, चाहे फूल के कटोरे में। फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार में मिला अपना कटोरा बापूजी को मैंने दे दिया। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गईं। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जेबुनिसा हमारे कमरे में आकर रही। अब सुभद्रा जी मतलब हॉस्टल छोड़कर चली गई थी और एक मराठी लड़की वहाँ पर आकर रहने लगी। वह कोल्हापुर से आई थी, मतलब महाराष्ट्र से। जैबुन मेरा बहुत सा काम कर देती थी। वह मेरी डेस्क साफ़ कर देती थी, किताबें ठीक से रख देती थीं और इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश भी मिल जाता था। जैबुन मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी। मैं भी उससे कुछ कुछ मराठी सीखने लगी थी। वहाँ एक उस्तानी जी थी, जीनत बेगम। अब जैबुन जब इकड़े तिकड़े या लोकर जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती तो उस्तानी जी से टोके बिना नहीं रहा जाता था। वाह देसी कौवा मराठी बोली। जैबुन कहती थी, नहीं उस्तानी जी, यह मराठी कौवा मराठी बोलता है। जैबुन मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी। कहती थी, हम मराठी हूँ तो मराठी ही बोलेंगे। उस समय यह देखा मैंने सांप्रदायिकता नहीं थी। जो अवध लड़कियाँ थीं, मतलब जो अपने पूर्वांचल से इधर से आई थीं, वे आपस में अवधी बोलती थीं। बुंदेलखंड से वो बुंदेली बोलती थीं। कोई अंतर नहीं था, मतलब कोई संप्रदाय वाली कोई बात नहीं थी। सब लोग मिलजुल कर रहते थे और हम पढ़ते हिंदी थे, उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में अपनी भाषा में ही बोलती थी। यह बहुत बड़ी बात थी। हम एक मेस में खाते थे, मतलब एक ही रसोई में खाते थे, एक प्रार्थना में खड़े होते थे, कोई विवाद नहीं होता था। मैं जब विद्यापीठ आई तब तक मेरे बचपन का, आगे देखते हैं, वही क्रम चला जो आज तक चलता आ रहा है। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते हैं। बचपन का एक और भी संस्कार था कि जब जहाँ रहते वहाँ जवारा के नवाब रहते थे। उनकी नवाबी छिन गई थी। वे बेचारे एक बंगले में रहते थे। उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे, मतलब वहीं पर वो भी रहती थी। बेगम साहिबा कहती थी, हमको ताई कहो। हम लोग उनको ताई साहिबा कहते और उनके बच्चे हमारी माँ को चची जान कहते थे। हमारे जन्मदिन वहाँ मनाए जाते थे, उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे। उनका एक लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए वे कहती थीं, बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे से उसको पानी भी नहीं पीने देती, और तो उसको पानी भी नहीं देती थी। कहती थी राखी के दिन बहनें राखी बांध जाएं, तभी भाई को निराहार रखना चाहिए, मतलब तब तक कुछ भी उनको नहीं खाना चाहिए। निराहार मतलब कोई भी खाना या पीना वो ना खाएं। बार बार कहलाती थी, भाई भूखा बैठा है, राखी बंधवाने के लिए फिर हम लोग जाते थे। हमको लहरिए या कुछ मिलते थे। उस समय मुहर्रम पर हरे कपड़े उनके बनते थे तो हमारे भी बनते थे। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ। वहाँ तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा, देवर साहब से कहो वो मेरा नेग, मतलब मेरा जो नेग है ठीक करके रखें, जो मतलब शगुन के तौर पे मिलता है उसको नेग बोलते हैं ना। मैं शाम को ही आऊँगी। वे कपड़े वपड़े लेकर आईं। और कपड़े वपड़े जो यहाँ पर जो शब्द आया है, तो कपड़े सार्थक है और निरर्थक शब्द कौन सा? वपड़े। तो सार्थक और निरर्थक शब्द
ये हमारे व्याकरण में खूब देखे जाते हैं, जैसे कि पानी वानी, लोटा वोटा, रोटी वोटी, इस टाइप के सार्थक और निरर्थक शब्द होते हैं जो सार्थक के साथ में मिलकर एक विशेष अर्थ प्रदान करते हैं उसको। अब आगे देखते हैं हम। हमारी माँ को वे दुल्हन कहती थीं, कहने लगीं, दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती हैं। मैं इस बच्चे के लिए, अब आगे देखेंगे, मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, यह बड़ा सुंदर है, मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मतलब कुलपति रहे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में भी रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे छोटे भाई का नाम वहीं चला जो ताई साहिबा ने दिया। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी। यूँ अपने घर में अवधी बोलते थे, यूँ अपने घर में भी अवधी बोलते थे। वातावरण ऐसा था, उस समय के लोग बहुत एक दूसरे के निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वह एक सपना था। आज वह सपना खो गया। शायद वह सपना जो है सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और ही होती। तो चैप्टर हमने आपको बताया कि कैसे लेखिका की स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी रही और कैसे उन्होंने मेलझोल का आपस को दिखाया है और अपने बचपन के दिनों को याद किया है, कैसे उनको सुभद्रा कुमारी चौहान मिली और हरिओद लेखक जो हरिओद हैं उनकी कैसे उनसे मुलाकात हुई, गांधी जी को उन्होंने क्या दिया, कटोरा दिया है ना, और कैसे स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भागीदारी उन्होंने दिखाई है और बचपन के दिनों को और भी उन्होंने याद इसमें किया है। और कुछ शब्दार्थ हैं उसको देख लेते हैं और जो स्त्री दर्पण जिसमें उनकी कविताएं छपती थीं उसको भी देख लेते हैं एक बार। ये यहाँ पर लिखा हुआ है देखो नीचे, परमधाम मतलब स्वर्ग, प्रतिष्ठ मतलब सम्मानित, नक्काशीदार मतलब डिजाइनदार, बेल बूटे दार, फूल मतलब तांबे और रांगे के मेल से बने मिश्र धातु, उसको फूल का कटोरा बोलते हैं। निराहार मतलब बिना कुछ खाए पिए, पदक जो भी एक पुरस्कार होता है उसको बोलते हैं। प्रभाती सवेरे सवेरे गाए जाने वाला गीत, लहरिया रंग बिरंगी धारियों की विशेष साड़ी, और वाइस चांसलर कुलपति। और ये एक आई है यहाँ पर स्त्री दर्पण, ये एक मैगजीन का नाम है, पत्रिका का, इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली। इसको बहुत ध्यान से याद रखेंगे, आने वाली जो परीक्षाएं होती हैं गवर्नमेंट की वो इसमें आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली यह पत्रिका श्रीमती रामेश्वरी नेहरू के संपादन में सन 1909 से 1924 तक लगातार प्रकाशित मतलब पब्लिश होती रही। स्त्रियों में व्याप्त अशिक्षा और कुरीतियों को लेकर, मतलब उनमें कितनी ज़्यादा अशिक्षा थी और कितनी ज़्यादा कुरीतियाँ थीं उस समय पर, प्रति जागृति पैदा करना उसका मुख्य उद्देश्य था। मतलब उसके प्रति वो जागृति लाती थी, मतलब जन जागरण वो फैलाती थी चारों तरफ। तो कैसा आपको चैप्टर लगा बताएं। धन्यवाद।